नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित और हमारे साथ सियासी मुद्दों पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज जम्मू कश्मीर में कहा कि देखिए, कांग्रेस का मतलब है समस्या और बीजेपी का मतलब है समाधान। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आप ही की पार्टी की जो सरकार है वो योगी मॉडल पर आगे बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि सभी दुकानदारों को अपने संचालकों का नाम लगाना होगा, बोर्ड लगाना होगा, डिस्प्ले करना होगा। ये योगी मॉडल की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी जो जानकारी है वो आधी अधूरी जानकारी है और उसके आधार पर कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। और मैं समझता हूँ किस संदर्भ में कहा गया, ये संदर्भ देखना पड़ेगा। वो महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको लगता है कि ये व्यवस्था ठीक है जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शुरू की थी कांवड़ के दरमियान, और फिर उसके बाद उस पर चर्चा बहुत ज़्यादा व्यापक हुई कि जो भी दुकानदार हैं, संचालक हैं, वो कम से कम अपना नाम दुकान पर रखें ताकि जो भी वहाँ पर जा रहा है उसको ये जानकारी हो कि दुकान किसकी। इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह चुका है कि ये उचित नहीं है। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता न दी हो, जिस कदम को गलत बताया हो और जिसको एक प्रकार का भेद पैदा करने वाला माना हो, तो सामान्य तौर पर राजनीतिक रूप से भी हम इस बात को समझते थे कि उचित कदम नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है तो उसके बाद उस कदम को वो कदम उचित कैसे हो सकता है। मगर विक्रमादित्य जी ने किस संदर्भ में कहा है वो संदर्भ देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही संदर्भ है तो गलत है, आपको लगता है नहीं होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में? जिस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में किया जा रहा था उस समय कांवड़ के वक्त में, वो उद्देश्य जो है वो बिल्कुल अनुचित था और उसका हमने भी विरोध किया था, हमारी पार्टी ने भी विरोध किया था। और हमारा जो स्टैंड था वो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुष्टि की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हरीश रावत जी, इससे पहले भी जो हिमाचल प्रदेश में खासकर संजौली में मस्जिद का जो पूरा प्रकरण था, उसमें राज्य सरकार के मंत्री का विधानसभा में जिस तरीके का बयान सामने आया, ऐसा लगा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की राह पर ही कांग्रेस पार्टी चल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस राह पर कांग्रेस के चलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम सैद्धांतिक रूप से अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग सोच हैं। और मस्जिद को लेकर के, ये मस्जिदों में जो निर्माण कार्य हुए थे ये उस समय हुए थे जिसमें भाजपा की सरकार थी और उस समय से सब सारे प्रश्न चल रहे थे। तो मंत्री ने एक सामान्य तौर पर कहा कि जो है अवैध मंजिलों को तोड़ने की बात चल रही है, कही गई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो एक सत्य को कहने को लेकर के इतना बड़ा इसको एक प्रकार से मिस इंटरप्रेट करने की आवश्यकता नहीं थी। और मेरा अपना मानना है कि हम छोटे राज्य हैं मगर हम सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक हैं, चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल हो। हम देवभूमि हैं मगर हम सबके प्रति समता का भाव रखते हैं, प्रेम और मोहब्बत का भाव रखते हैं। वो हमारी पहचान नहीं है, उस पहचान पर उत्तराखंड भी अडिग रहना चाहेगा और हिमाचल भी अडिग है। हिमाचल में जो मुद्दा उठा वो उत्तराखंड में भी लगातार उठता है। डेमोग्राफी बदल रही है, ये आरोप, ये सवाल लगातार उत्तराखंड में भी खड़ा होता रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा है तो इस पर ईमानदारी से बात होनी चाहिए? नहीं, इस पर चर्चा जो है, आप चोटी पकड़ करके किसी चीज़ को सही नहीं कर सकते। आपको बुनियाद में जाना पड़ेगा। डेमोग्राफिक चेंजेस ज़्यादातर इन 7-8 सालों के अंदर आए हैं। रोज़गार की तलाश में जब लोग जहाँ रोज़गार पैदा हो रहे हैं वहाँ भागे हैं, तो वहाँ उससे थोड़ा जो है ये सवाल पैदा हुआ है। उत्तराखंड में भी पैदा हुआ है, हिमाचल में भी पैदा हुआ है। लेकिन हमको उसका समाधान सांप्रदायिक चश्मे से नहीं निकाला जा सकता है। उसका समाधान आपको जिस चश्मे से भाजपा देख करके निकालना चाहती है उससे आप नहीं निकाल सकते हैं। आपको यदि समाधान निकालना है तो उसके पीछे जो इकोनॉमिक्स है, जो रोजगार की इकोनॉमिक्स है, उसको उसके प्रोस्पेक्टिव में देखना पड़ेगा। वहाँ
लोगों को काम के लिए आवश्यकताएं हैं। अब पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ कहीं पहले पत्थरों के मकान बनते थे, अब पत्थर की जगह पर ईंट के, सीमेंट के मकान बन रहे हैं। उनको बनाने वाले मकान आज भी बन रहे हैं, और उनको बनाने वाले जो राजमिस्त्री इत्यादि हैं वो कहीं बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि वो ही उसमें दक्ष हैं। तो इसलिए ये कहना, यही जो विरोधाभास है, यही तो सामान्य नहीं लगता। एक तरफ उत्तराखंड मूल के जो लोग हैं, पहाड़ खाली हो रहे हैं, घर खाली हो रहे हैं, वो पलायन कर रहे हैं। दूसरी तरफ गैर समुदाय के लोग जो वहां पर नहीं होते थे, उनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ये सामान्य नहीं है, ये बीजेपी आरोप लगाती है। नहीं, इसीलिए अनुराग जी मैंने कहा कि हमको देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। पत्थर के मकान बनते थे, आपने पत्थर वाले मकान बनने बंद हो गए, अब उसकी जगह पर ईंट, सीमेंट आदि के, लोहे से मकान बनने लग गए, लकड़ी के मकान बनने बंद हो गए। तो आपको उस काम को करने वाले लोग वहाँ आएंगे, क्योंकि आवश्यकता मकान बनाने की है। ठीक है, तो ये इन चीजों में समन्वय करना इसमें तो फिर भी धरबर है। सवाल तो उत्तराखंड का विशेषकर ये खड़ा होता रहा कि जो फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पर मजार रातों रात बनती चली गई। नहीं, मजारें, और उस पर बहुत ज्यादा सियासी बवाल। हमारा इस मामले में बिल्कुल सीधा स्टैंड रहा है कि यदि कोई मजारें गलत बनी हैं और रातों रात बनने की बात है तो आप उनको हटाइए। दूसरे भी जो अवैध निर्माण है उनको भी हटाइए। लेकिन जब एक बार हटाना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि इससे तो बड़ा भारी बवाला खड़ा हो जा रहा है, क्योंकि अकेले मजारी नहीं है, मंदिर भी है, दूसरे तरीके के अवैध कब्जे भी हैं, जिनमें सत्तारूढ़ दल के लोगों के भी कब्जे सामने आए। तो फिर सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। तो ये जो भाजपा है वो डेमोग्राफिक चेंजेस के नाम पर मतभेद पैदा करना चाहती है, लोगों में समाज को बांटना चाहती है, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि हमने पॉजिटिव क्या किया है। वो केवल एक मजार के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, डेमोग्राफिक चेंजेस के नाम पर सब चीज़ों को कमोफ्लाज करना चाहते हैं, अपनी असफलताओं को। और इसलिए अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं उस बात को। जब समझ रहे हैं लोग, तो आज उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जो सपोर्ट की वो उम्मीद करते थे। ठीक है, 31 तारीख को सर हिमाचल के बाद अब उससे सटे हरियाणा की बात करते हैं, सियासी घमासान की बात करते हैं। 31 अगस्त को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था। आज कुमारी शैलजा ने कहा, इससे 1-2 दिन पहले भी उनका बयान आया कि वो प्रचार करेंगी, सब कुछ ठीक है, लगभग 24, 25, 26 दिन बाद, तब जबकि सिर्फ 5-6 दिन बचे हैं प्रचार खत्म होने में हरियाणा के चुनाव में। क्या वाकई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर ऑल इज वेल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी पार्टी एकजुट है और समय इस समय हमारे पक्ष में है। पूरा हरियाणा हमारे पक्ष में है। देश चाहता है कि हरियाणा में कांग्रेस जीते। सारे देश का किसान आज हरियाणा के किसानों की तरफ देख करके कह रहा है कि भैया यही अवसर है, भाजपा को जो है लॉक स्टॉक बैरल जो है उखाड़ करके फेंक दो, इनको हराओ बुरी तरीके से। जो इन्होंने किसानों के साथ ज्यादती की है उसका दंड इनको देने का काम करो। लोग एंटी इनकम्बेंसी से त्रस्त हैं। 9 साल एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहता है, अचानक आप उसको हटा करके किसी दूसरे व्यक्ति को ले आते हो और उम्मीद ये करते हो कि लोग सब कुछ भूल जाएंगे। तो आज हरियाणा विकास के लिए तरस रहा है और विकास कांग्रेस के समय में हुआ है। इसलिए हरियाणा कांग्रेस भी अपने ऐतिहासिक दायित्व को समझती है और लोग भी अपने ऐतिहासिक दायित्व को समझते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की जीत होगी। शैलजा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे दूसरे नेतागण सब एकजुट होकर के कैंपेन को आगे गति देने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी की विफलता है दरअसल में वही कांग्रेस की सफलता का मंत्र है। ये भी है, और मगर इसके साथ साथ जो है ये तो राजनीति का एक सामान्य सा फॉर्मूला है कि यदि इनकम्बेंट गवर्नमेंट फेल होती है, उसके खिलाफ इनकम्बेंसी ज़्यादा बढ़ती है, तो उसका फ़ायदा जो है जो चैलेंजर है उसको मिलेगा। लेकिन इससे एक बात अलग हट करके भी है, क्योंकि कांग्रेस का जो पॉजिटिव है लोगों ने 10 साल पहले देखा है जी। कांग्रेस के समय में बहुत अच्छी चंगी सड़कें बनी हैं, रोजगार लोगों को मिला है, हरियाणा की अर्थव्यवस्था एकदम से उछाल लेकर के आगे बढ़ी है। तो लोग उसी हरियाणा को फिर लाना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि उन 10 सालों में हरियाणा को दलाल और दामाद के हवाले कर दिया गया था। प्रधानमंत्री जी कभी कभी ऐसी बातों का इस्तेमाल करते हैं, मुझे ताज्जुब होता है कि इन शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए।
आप राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को सबको बेईमान समझेंगे, परिवारों को लेकर के क्रिटिसाइज करेंगे, तो ये प्रधानमंत्री जी को हरियाणा के सामने क्या रोड मैप है और हरियाणा के रूप में देश के सामने वो क्या रोड मैप रखना चाहते हैं, महंगाई पे क्या कहना चाहते हैं, बेरोजगारी पे क्या कहना चाहते हैं, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पे क्या कहना चाहते हैं, गरीब अमीर के बीच की खाई बढ़ रही है इस पर क्या कहना चाहते हैं, किसानों में जो डिस्ट्रेस पैदा हो रहा है, निराशा पैदा हो रही है, उसको वो कैसे एड्रेस करने जा रहे हैं। ये सब सवाल हैं जिस पर प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए। अब वहाँ कहाँ से दामाद और दलाल लेकर के आ जा रहे हैं। ये एक थोड़ी देर के लिए एक जुमला हो सकता है जो आपके सपोर्टर को ताली बजाने के लिए आप उकसा सकते हैं, मगर आम व्यक्ति तो अपनी रोजी रोटी को देखेगा, अपने सवालों को देखेगा। और हरियाणा के अंदर जनता के सवाल चीख चीख करके भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि पिछले 10 साल तुम बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हुए हो, अब तुम कुछ भी टोटकेबाजी कर लो, प्रधानमंत्री जी आप कुछ भी कह ले, आपका टोटका चलने वाला नहीं है और हम भाजपा को दंडित करेंगे। तो कहते हैं आप डबल देखिएगा, इंजन की सरकार है हमारे पास, देखिएगा कांग्रेस, हमारे पास डबल इंजन की सरकार है, वो कहते हैं उनके दोनों इंजन फेल है, दोनों इंजन फेल है, बल्कि कई जगह तो ट्रिपल इंजन की भी सरकार है, तीसरा इंजन भी, एक इंजन दूसरे को फेल कर रहा है, दूसरा तीसरे को फेल कर रहा है। जहां भाजपा जितनी मजबूत थी अभी, आज वो एरियाज उतने ही विकास की दौड़ में, जन कल्याण के और समाज कल्याण के दौड़ में पीछे रह गए हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जितनी मजबूती से उभरा था, कम से कम जितना दावा किया जाता था, हरियाणा में वो फेल होता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में साथ लड़ा। इस बार आम आदमी पार्टी से आपकी बात नहीं बन पाई, वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। 32 सीटें ऐसी हैं हरियाणा की, हरीश रावत जी, जहां पर पिछली बार हार और जीत का मार्जिन 10,000 वोट से कम था। आपको नहीं लगता कि अगर ये सहमति बन जाती तो कांग्रेस की राह थोड़ी आसान हो जाती? हमने सहमति, आम आदमी पार्टी आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। हमने सहमति बनाने का प्रयास किया और हमारे नेता ने कहा, राहुल जी ने कहा कि वो हमारे गठबंधन के साथी हैं और हमने वो सीटें आगे बढ़ाई जहां वो जीत सकते थे। लेकिन उनका आग्रह ज़्यादा सीटों का था, तो उससे ये लगा हमको कि इससे अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा की मदद हो रही है, इसलिए फैसला ये किया गया कि वो अपने तरीके से लड़े, हम अपने तरीके से लड़े। मगर उसका फ़ायदा भाजपा को नहीं होने जा रहा है, फ़ायदा कांग्रेस को होने जा रहा है। जिन अर्बन एरियाज़ में आपका फोकस है, उसी अर्बन एरियाज़ के अंदर भाजपा का भी फोकस है, तो नुकसान भाजपा को होगा, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में मतदाता बिल्कुल स्पष्ट तौर पर खड़ा हो गया। ये इंडिया गठबंधन की सफल रणनीतिक सोच है कि आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़े, बीजेपी को नुकसान पहुंचे, या ये रणनीतिक फेल्योर था जो अब आपको फायदे के तौर पर नजर आ रहा है? अब सहमति नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, तब भी फायदा। इसको किसी तरीके से भी देखा जा सकता है, लेकिन नतीजे में कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा और विपक्ष के लिए भी फायदेमंद। जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा वही विपक्ष के लिए भी फायदेमंद होगा। और मैं उम्मीद करता हूं जब कांग्रेस वहां 70 के करीब सीटों के साथ जीतेगी तो ताली बजाने वालों में श्री अरविंद केजरीवाल जी भी होंगे, मनीष सिसोदिया जी भी होंगे। ठीक है, लेकिन हरियाणा की लड़ाई सर आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं, जाट वर्सेस नॉन जाट पर आकर सिमट जाती है चुनाव की, तब जबकि खुद कुमारी शैलजा नाराज नजर आती रही अब तक हुड्डा परिवार को लेकर। कैसे संतुलन को हरियाणा में साधेगी? देखिए, शैलजा जी नाराज लगती हैं हुड्डा परिवार को लेकर के, ये कहना मैं समझता हूँ शैलजा जी के स्टेचर के साथ अन्याय होगा। उन्होंने एक बात कही कि भाई मैं भी चुनाव लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए मेरे नाम पर भी विचार किया जाना चाहिए। पार्टी ने ये तय कर लिया कि चुनाव के बाद जब वो होगा तब पार्टी लीडरशिप तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो इसलिए कहीं जो बात उन्होंने कही, एक सैद्धांतिक बात कही, उसका समाधान निकला है और वो समाधान सबको स्वीकार्य है, सबको स्वीकार्य है। इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि शैलजा जी नाराज है, क्योंकि शैलजा जी कांग्रेस है, उनकी रग रग में कांग्रेस है। इस समय जब पूरा हरियाणा भाजपा को हराने को एक बड़ा सवाल बना करके खड़ा है, तो वो हरियाणा के साथ भी खड़ी होंगी, वो कांग्रेस के साथ भी खड़ी होंगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी खड़ी होंगी और
दीपेंद्र दूसरे सिंह हुड्डा के हमारे साथ भी? दूसरे नेताओं के साथ भी खड़े होंगे और दूसरे नेता भी शैलजा जी के साथ भी खड़े होंगे, ठीक। क्योंकि ये सब एकजुट होकर के लड़ेंगे। ठीक है। एक और चीज राष्ट्रीय राजनीति में जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो हमने देखा तिरुपति बालाजी के प्रसाद को लेकर जिस तरीके का बवाल छेड़ा और उसके बाद सियासी संग्राम, आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी। इस बीच एक बुनियादी सवाल ये निकल कर आया कि इस देश के जो मंदिर हैं, क्या उन पर से कभी सरकार का नियंत्रण हट पाएगा? उत्तराखंड में हमने देखा एक मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा क्योंकि वो 4 धाम का एक एक्ट ला रहे थे, उनको सरकार के नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे थे। हरीश रावत साहब की क्या निजी राय है? क्या मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटना चाहिए? देखिए, कुछ मंदिरों के तो ऐतिहासिक रूप से सरकार का नियंत्रण है, उसके संचालन की विधियां हैं। कुछ जगह जो है परंपरागत रूप से जो हक हकूकधारी होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, जैसे उत्तराखंड के अंदर है, वो उसका संचालन करने का काम करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ही उसकी परंपरा डाल करके गए हैं, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। अब सवाल है कि मंदिरों के संचालन में गड़बड़ियां हैं, लेकिन ये गंभीर प्रश्न है जो आस्था से जुड़ा हुआ है कि लड्डू में, तिरुपति जी का लड्डू साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद माना जाता था, उसके अंदर बीफ टैलो हो, उसके अंदर मछली के तेल हों या दूसरी ऐसी चीज़ें हों या सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया हो, तो ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। अब एक पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच में इस बात को लेकर के विवाद है। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि ये जांच तब हुई है जिस समय तक सरकार परिवर्तित हो गई थी। ये लड्डू उस समय का जांच में आया है जिस समय टीडीपी की सरकार है, ठीक है, भाजपा के सपोर्ट वाली सरकार है। और वर्तमान मुख्यमंत्री का कहना है कि ये चीज़ जो है पहले से चल रही थी जिस समय जगन रेड्डी की सरकार थी। हमारा कहना ये है सरकार किसी की हो, मगर जगन रेड्डी भी जो है भाजपा के साथ खड़े थे और आज के मुख्यमंत्री भी भाजपा के साथ खड़े हैं। ठीक है। तो कहीं न कहीं पर जवाबदेही जो है केंद्र सरकार की भी बनती है। पर आपके विरोधी कहते हैं कि ये अभी नहीं हुआ है, जब वाईएसआर सीएम थे तब भी इस तरीके के ढेरों सवाल खड़े होते रहे थे, आस्था को लेकर तब भी सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा था और वाईएसआर तो तब कांग्रेस। लेकिन हमारे वो आलोचक क्या इतने उनके मुंह पर ऐसी पट्टी बांध करके रखी गई थी कि जब कांग्रेस नहीं रही सत्ता में, जब वाईएसआर भी नहीं रहे, तब भी उन्होंने इस मामले को नहीं उठाया? क्या उनकी आस्था इतनी कमज़ोर थी कि उन्होंने इस आस्था के सवाल को उस समय क्यों नहीं उठाया, क्यों अपने दिल में इसको लिए रह गए? देखिए, ये एक फिजूल की बात है। सत्यता ये है कि बस केवल निर्णय जांच में ये होना है कि यह अब का प्रकरण है या ये पुराना प्रकरण है, जगन के समय का प्रकरण है। और जिस समय का भी प्रकरण है, तो इतनी बड़ी बात केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसीज की नज़रों से कैसे रह गई? क्योंकि तिरुपति बालाजी की सुरक्षा और उसकी प्रसादम की हर चीज़ की पवित्रता, ये एक राष्ट्रीय दायित्व भी है और उस राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने में आप फेल हो जा रहे हैं। और हम तो सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपनी देखरेख में एसआईटी बिठाए। ठीक। आपने जिस तरीके से जवाब मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण को हटाने को लेकर दिया, उसी से जुड़ा एक मुद्दा वक्फ का भी है। वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं, मामला जेपीसी में है, करोड़ों की संख्या में सुझाव सामने आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जब देश संविधान से चलता है, जब हिंदू मंदिर पर सरकारी नियंत्रण हो सकता है पिछले 75 साल से, तो वक्फ बोर्ड का औचित्य क्या, इस पर चर्चा होनी चाहिए? देश शरिया से तो नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, सेकुलर देश है, हर धर्म के लिए बराबर है। देखिए, हर धर्म की अपनी कुछ मान्यताएं, कुछ परंपराएं हैं। हमारे देश के अंदर ही सारे मंदिरों का संचालन ऐसा नहीं है कि सरकार कर रही हो। बहुत कम मंदिरों का संचालन, लगभग 4 लाख में बहुत कम मंदिरों का संचालन सरकार के हाथ में है। तो इसलिए ये कहना, और फिर हम वक्फ किस लिए खड़े किए गए, वक्फ का उद्देश्य क्या है, उसको समझना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे हैं परिवर्तन, पहले भी वक्फ एक्ट में संशोधन हुए हैं, मगर वो संशोधन स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर के हुए हैं। इस मामले में स्टेक होल्डर को विश्वास में नहीं लिया गया है।
ठीक है। हम ये कह रहे हैं जो संबंधित पक्ष हैं, जिनके कल्याण के लिए आप ये परिवर्तन ला रहे हो, उनको तो विश्वास में लो ना, उनसे बातचीत करो। हरीश रावत साहब, ये आपको जस्टिफाइड लगता है कि वैष्णो देवी सरकार के नियंत्रण में, हजरत बल सरकार के नियंत्रण में नहीं होगा, दिल्ली में कालका जी मंदिर सरकार के नियंत्रण में, दिल्ली की जामा मस्जिद सरकार के नियंत्रण में नहीं होगी, ऐसे और भी ढेरों उदाहरण। नहीं, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। जब हमने विविधतापूर्ण समाज ने ऐसे संविधान को स्वीकार किया है, हमने ऐसे कानूनों को बनाया है जो हमारी इस प्लूरल सोसाइटी की ट्रेडिशन की रक्षा करते हैं, उन परंपराओं की रक्षा करते हैं, उनके साथ खड़े हैं, तो आज उसमें ये बदलाव लाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? और बदलाव लाइए, हम नहीं कह रहे बदलाव न लाइए, लेकिन लाइए, जिनके लिए आप बदलाव ला रहे हैं उनसे बातचीत तो करिए, उनको विश्वास में तो लीजिए। आप ऑल ऑफ सडन कोई चीज़ फेंकेंगे, कोई चीज़ उछालेंगे और उसका मकसद समाज को और डिवाइड करना होगा, तो उससे विरोध बढ़ेगा। और इसको वक्त एक्ट में जो संशोधन लेकर के सरकार आई है, जिस तरीके से उसका विरोध हो रहा है, उससे लग रहा है कि आपने कोई कोशिश की ही नहीं उसके विषय में जो है एका बनाने की। लेकिन आप भी क्लियर कट मैसेज नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड होना चाहिए, आप ये नहीं कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए। हम तो सरकार से तो इधर उधर की राजनीतिक बात है। हम तो सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जब आप लाए थे तो फिर आपको जो है जेपीसी गठित करने की क्यों जरूरत पड़ गई? बताएं ना। विरोध तो हम बहुत सारी चीज़ों का करते हैं, लेकिन आपने जेपीसी गठन की, इसका अर्थ है कहीं न कहीं पर आपको लगा कि आपके अप्रोच में गलती है, आपके सोच में गलती है, तो आपने जब उस गलती को माना है तो आप बिल्कुल करेक्ट करिए, उसको ठीक तरीके से करेक्ट करिए। मैं आखिर में उत्तराखंड की सियासत पर आता हूँ। इस बार के लोकसभा चुनाव में हरीश रावत साहब मैदान में नहीं उतरे, उन्होंने अपने बेटे को मैदान में उतारा, नतीजा कुछ भी रहा हो। हरीश रावत साहब उत्तराखंड की सियासत में अब भी सक्रिय राजनेता हैं या रिटायरमेंट ले चुके हैं या रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं? आपका सुझाव क्या है? मैं तो चाहूंगा कि आप सक्रिय रहें। ढेरों शुभकामनाएं के साथ। देखिए, राजनीति में आप बहुत सारी आपके दायित्व होते हैं और पार्टी के साथ आपका एक दिन का रिश्ता नहीं होता, वो ज़िंदगी का रिश्ता होता है। तो हम पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, हम अपने संगठन के लिए काम करते रहेंगे। और आवश्यक नहीं कि हम चुनावी लड़ें, और आवश्यक नहीं हम चुनावी लड़ाएं, और ये भी हो सकता है कि चुनाव लड़े नहीं। तो ये जिस तरीके की परिस्थितियां आएंगी, जो समय काल की आवश्यकता होगी, पार्टी के हित में जो कदम होगा, पार्टी लीडरशिप और हमारी स्थानीय लीडरशिप जिस बात पर सहमत होगी, हरीश रावत तो वही कदम उठाएगा। लेकिन जिस तरीके के नतीजे पिछले कुछ चुनावों में विधानसभा और लोकसभा के आए हैं उत्तराखंड से, आपको लगता है कि कांग्रेस की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं? अब तो सवाल एक तरीके से वजूद पर ही है। देखिए, ये समय का काल चक्र है। एक समय था जब हम जीत रहे थे, 2004 से लेकर के लगातार देखिए 2014 तक। आज समय का चक्र जब भाजपा के पक्ष में आया तो भाजपा ही जीतती दिखाई दे रही है। अब समय का चक्र बदल रहा है और ये बदलाव साफ तौर पर लोकसभा के चुनाव में, एक बात साफ है, यदि लोकसभा के चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव से पहले लोगों को एहसास होता नहीं है 400 के पार नहीं हो रहे हैं, तो भाजपा 200 के नीचे रह जाती। जो 400 पार का नारा था, उसके आलोक में लोग गलतफहमी में भाजपा को कुछ पहले और दूसरे चरण के मतदान में उनको ज़्यादा सीटें मिल गई। लेकिन उसका नतीजा तो ये कि उत्तराखंड में 10 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं, ज़्यादा सीटें मिल गई। लेकिन उसके बाद जो भी चुनाव अब हो रहे हैं, उन चुनाव में आप देख रहे हैं कि अब लोग परिवर्तन को वोट दे रहे हैं। अब देखिएगा JNK में जो है हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, हरियाणा हम जीतेंगे, हम महाराष्ट्र जीतेंगे, हम झारखंड जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में सब उपचुनाव जीतेंगे, उत्तराखंड में भी 2 उपचुनाव हुए थे, दोनों जीतेंगे, और अब केदारनाथ जी का भी आपने कहा कि निगम के चुनाव कराने से डर रही है धामी सरकार, बयान आया, इसीलिए तो क्यों आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस की डर की वजह से? ये 8 महीने पीछे कर दिए, ये कांग्रेस की डर की वजह से हो रहा है। यदि इतने कॉन्फिडेंट थे, जैसा लोकसभा के चुनाव में आप 500 सीटें जीते, ये आप यदि इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा है, तो फिर आपने नगर निकायों के चुनाव पीछे क्यों किए?
आप अब क्षेत्र पंचायतों के चुनाव क्यों पीछे करने जा रहे हैं? ये तो एक प्रकार से पूरी, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अब जनता को फेस करने में इनमें घबराहट है, इनका आत्मविश्वास टूटा है। 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद जो है इनका आत्मविश्वास टूट गया है और उस टूटे हुए मनोबल के साथ ये अब लगातार हारेंगे और यदि लगातार 3-4 स्टेटों में हारेंगे तो केंद्र में भी राजनीतिक अस्थिरता आएगी, ऐसा मुझे दिखाई देता है। राजनीतिक अस्थिरता मतलब? गठबंधन की सरकार चल नहीं पाएगी। यदि 3-4 सीटें 3-4 स्टेट्स में हार जाएंगे तो नीतीश जी सबसे पहले पलटी मारेंगे। इतनी बार पलटी मार चुके, एक बार और मार लेंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? आप तो धोखा खाए हुए हैं उनसे। ना एक बात, यदि मोदी जी धोखा खा सकते हैं तो मोदी जी को यदि वो धोखा देना चाहते हैं तो हम क्यों रोकेंगे उनको? धोखा न दीजिए करके। ठीक है, आप इंतजार करेंगे नीतीश कुमार का? ना, हम इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन जो परिणाम हैं विधानसभाओं के, उनके नतीजों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो है गठबंधन की सरकार गठबंधन के साथी ही गिराएंगे, क्योंकि भाजपा का मनोबल टूटा हुआ होगा और गठबंधन के साथी टूटे हुए मनोबल के साथ सरकार में उनके साथ नहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग सियासी मुद्दों पर खुलकर बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।